हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। तो प्रेमचंद की फ़ोटो इनके सामने है। प्रेमचंद बहुत बड़े राइटर हैं हिंदी के, और प्रेमचंद और उनकी वाइफ की फ़ोटो इनके सामने है। प्रेमचंद ने सर पर क्या पहन रखी है? पगड़ी सी पहन रखी है, मोटे कपड़े की। तो सर पर उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है। पगड़ी मतलब टोपी टाइप की, टोपी सी पहन रखी है। कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी, देखिए कनपट्टी होता है आँख और कान के बीच वाला जो पार्ट होता है। कनपट्टी जो है वो थोड़ी चिपकी हुई है। गालों की हड्डियां बाहर निकल के आ गई हैं। बस चेहरे पर इतनी घनी घनी सी मूछें हैं कि चेहरा थोड़ा भरा भरा लगता है। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिसने बंद बेतरीब बंधे हैं। तो जो उसकी लेसेस होती हैं वो बहुत ही अजीब तरीके से बंधे हुए हैं। और जो कैनवस होता है ये एक होता है मोटा सा कपड़ा होता है, उसके जूते पहने हुए हैं। और बंद जो फीता होता है, लेसेस, वो अजीब तरीके से बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तो अगर आप लोग ढंग से लेसेस को नहीं बांधेंगे ना, तो उसके ऊपर जो लोहे का गुल होता है ना, वो निकल जाता है और फिर उसके बाद लेसेस डालने में, बांधने में बड़ी परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं और फिर किसी भी तरह फिर उनको बांधने की कोशिश की जाती है। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं पाँव के जूते में तो बहुत बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल के आई है। तो देखिए, इतने बड़े राइटर प्रेमचंद्र, जिनकी किताबें आज पूरी दुनिया में बिकती हैं, छपती हैं, वो इतनी गरीबी में उन्होंने अपना जीवन जिया था कि उनके पैर का जूता जो है वो भी फटा हुआ था। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। तो ये कहते हैं कि प्रेमचंद की सादगी के बारे में बात करते हैं कि प्रेमचंद जो है, फ़ोटो खिंचाने के लिए तो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, बट कहते हैं नहीं, इनके साथ ऐसा नहीं है। ये जैसे हैं फ़ोटो में भी वैसे ही हैं और असल ज़िंदगी में भी ये वैसे ही होंगे। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। तो साहित्यिक पुरखे मतलब, क्योंकि ये जो है प्रेमचंद इनसे बहुत बड़े हैं और इतिहास के मतलब हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर हैं प्रेमचंद। इसलिए जो ये राइटर हैं ये इनको अपना पुरखा कहते हैं। पुरखा कैसे? क्योंकि प्रेमचंद जो है हरिशंकर परसाई से बहुत बड़े हैं, उन्हीं के फील्ड के पर्सन हैं, इसलिए इनको पुरखा कहते हैं। पुरखा होता है जो बड़े लोग होते हैं। तो मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? ज़रा लज्जा, संकोच का झेप नहीं है? थोड़ी सी कॉन्शियसनेस नहीं हो रही, मतलब झेप नहीं आ रही, शर्म सी महसूस नहीं हो रही क्या फटा हुआ जूता पहनने में? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक जाती है? अगर तुम धोती को ही थोड़ा नीचे से खींच लेते तो तुम्हारी जूता नहीं दिखता फटा हुआ। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। गर्दन के गहरे कुएं में तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। तो कहते हैं कि जैसे कि फोटोग्राफर कहते हैं ना रेडी, तो आप स्माइल करने लगते हैं। आजकल तो फोटोग्राफर क्या, आप लोग सेल्फी लेते रहते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात की जा रही है। तो फिर ये उनकी मुस्कान के बारे में बता रहे हैं कि जब उसने रेडी प्लीज़ बोला होगा फोटोग्राफर ने, तो ये रेडी हो गए होंगे और अपने गले से, मतलब जो दर्द भरी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में, उसमें से निकाल कर उन्होंने मुस्कान अपने चेहरे पर ला दी होंगी। क्लिक के बाद करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है या व्यंग्य है। उपहास का मतलब होता है कटाक्ष टाइप की चीज़ नहीं होती है कि भाई आप खुश नहीं हैं फिर भी आप हंसने की कोशिश कर रहे हैं। निंदा सूचक हंसी, हंसी मजाक में व्यंग्य। और व्यंग्य क्या होता है? चोट भरी जो बातें होती हैं, जो बातें दिल को थोड़ा सा परेशान कर जाती हैं। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फिर कहते हैं कि इन्होंने फटे जूते पहन रखे खुद और किसी और पे हंस रहे हैं। ये फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते।
फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ना था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। फिर वही तो प्रेमचंद के जूते के पीछे पड़े हुए हैं राइटर कि फ़ोटो क्यों खिंचाया भाई जब फटे जूते पहनने ही थे। तो फिर सोचते हैं वाइफ ने कहा होगा कि खिंचाना ही है तो उन्होंने कहा होगा चल भाई। फिर कहते हैं कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितनी दुख की बात है कि किसी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भी जूते नहीं हैं। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश के को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तो ये आगे जो राइटर हैं ये कहते हैं कि मतलब मैं तुम्हारा जो फ़ोटो है ये देख देख कर मेरे को दुख होता है। क्लेश का मतलब होता है दुख, और कई बार तुम्हारा दुख देख कर कि मैं रो देना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों में जो है ना वो एक व्यंग्य है। व्यंग्य होता है एक अलग सी चीज़, मतलब जो दिख रहा है वो ना हो तो वो व्यंग्य सा तुम्हारी आंखों में मुझे लग रहा है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूता मांग ही लेते। तो ये कहते हैं कि फिर राइटर कहते हैं कि प्रेमचंद फ़ोटो का कोई महत्व समझते नहीं है। अगर समझते होते, महत्व होता है इम्पोर्टेंस नहीं समझते फ़ोटो खिंचाने की। समझते होते तो किसी से जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। मांगे हुए कोट से वर होता है ना दूल्हा, तो दूल्हे को भी दिखाते हैं मांगे हुए कोट से, या मांगे हुए कोट से दूल्हा भी बन जाते हैं। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है फ़ोटो खिंचाने के लिए तो दूसरे की बीवी भी मांग लेते हैं, और तुम जूता नहीं मांग पाते, मांगा गया तुमसे जूता भी। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते हो। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं, मतलब लोग तो फ़ोटो खिंचाने के लिए भी परफ्यूम डाल देते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। तो थोड़ा सा व्यंग्य कर रहे हैं, कटाक्ष मार रहे हैं कि कोई भी इंसान हो गई फ़ोटो खिंचाने के लिए तो अच्छे कपड़े ही पहनता है, अच्छा बन-ठन करके ही आता है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तो देखिए यहाँ पे ना राइटर व्यंग्य कर रहे हैं टोपी और जूते में। टोपी का मतलब इंसान की इज्जत होती है और जूते का मतलब उसका स्टेटस होता है। तो राइटर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि एक टोपी पर मतलब इज्जत की वैल्यू इस समाज में ख़त्म हो चुकी है। जिस समाज में तुम थे तभी जूते की वैल्यू ज़्यादा थी। तब 5 रुपये का जूता आता था और कुछ आनों की 8 आने की टोपी आ जाती थी। आना पैसे से भी छोटा वर्जन रहता था। तो कहते हैं कि उस ज़माने की बात थी। आज के ज़माने में तो और ज़्यादा बुरे हालात हो गए हैं। आज इंसान के पास, जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है। तो वही है ना, एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। विडंबना होता है एक चीज़ जो समझ नहीं आती, एक अपोजिट चीज़ है, दुर्भाग्य भी आप कह सकते हैं, जिसकी जितनी आज चुभी है। ये जो टोपी और जूते का जो महत्व हमारे समाज में इतना ज़्यादा बदल गया है, उसकी विडंबना, उसका दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है राइटर को। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो प्रेमचंद्र इतने बड़े राइटर हैं ना, मतलब आज के समाज में कहते हैं कि इनके कंपैरिजन का राइटर तो है ही नहीं। तो इतने महान राइटर, इतनी गजब की इन्होंने, मेरी भी जो एक अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरी फेवरेट नावल है वो भी इन्होंने ही लिखी है। गोदान है इनकी नावल, बहुत औसम नावल है, और मतलब बहुत प्यारी प्यारी नावल्स लिखे हैं इन्हें। और ये राइटर यही तो कहते हैं कि तुम्हारा भी जूता फटा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। फिर राइटर अपने जूते के बारे में बताते हैं कि तुम्हारा जूता तो बिल्कुल ही फटा हुआ है। ठीक है, मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, मगर ऊपर से तो सही है, भले ही चाहे वो तलुए से फटा हुआ हो। तो ये कहते हैं कि लोग दिखावा करने के लिए क्या क्या नहीं कर लेते, चाहे अंदर से खोखली हो, मगर दिखावा खूब करते हैं। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूसून भी हो जाता है, लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित हैं, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं।
तो ये जो लाइन है ना, ये आपके पैसेजेस में पूछी जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरा जूता, यानी कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक कंडीशन है, वो अच्छी नहीं है। ऊपर से देखने में भले ही अच्छी दिखाई पड़ती हो, पर ऐसा सच में नहीं है। मेरे जूते से उंगली बाहर नहीं निकलती, मगर उंगली के नीचे जो मेरी तली है ना, वो बिल्कुल घिस चुकी है। मेरे जो अंगूठा है वो कई बार लहूलुहान भी हो जाता है, मतलब मेरी बहुत बुरी हालत भी हो जाती है। फिर ये कहते हैं कि ये मगर इन्होंने, राइटर जो है, इन्होंने अपनी दुर्दशा को छिपा रखा है। ये दूसरों के सामने अपनी हालत को प्रकट नहीं करते। पर लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जो है अपनी दुर्दशा को छुपाते नहीं हैं। उनके जूते से बाहर उंगली निकल रही है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे बड़े निश्चिंत व्यक्ति हैं। वे फटा हुआ जूता भी बहुत शान से पहन रहे हैं। वास्तव में वे सच्चे यथार्थवादी हैं और हंसना मुस्कुराना, जीवन की चाहे कैसी भी हालत हो, उन्हें खुश रहना आता है। अर्थात ऐसी भयानक दरिद्रता और बदहाली में अपनी फ़ोटो खिंचवाने की तो वह सोच भी नहीं सकता। कौन? राइटर नहीं सोच सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही कोई उनकी जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तो ये कहते हैं, राइटर अपने बारे में बताते हैं कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है उसको तो मैं छुपाने की पूरी कोशिश करता हूँ। दूसरों को लगता है मैं ठीक ठाक हूँ, बट मेरी हालत बहुत ख़राब है, मगर मैं ये कभी दुनिया को नहीं दिखाऊंगा। मगर प्रेमचंद को ये कहते हैं कि तुम कितने ब्रेव हो, तुमने अपनी आर्थिक स्थिति सबको दिखाई, तुम्हें किसी से कहीं कुछ तुमने छुपा कर नहीं रखा। तुम्हारा फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊँगा, चाहे जीवनी बिना फ़ोटो के छप जाए। मतलब चाहे मेरी जो बुक है, मेरी बायोग्राफी भी मैं बिना फ़ोटो के छाप दूँ, बट मैं फटा जूता पहन करके कभी नहीं खिंचवाऊँगा फ़ोटो। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कैसी मुस्कान है ये? व्यंग्य मुस्कान, थोड़ी कटाक्ष वाली, दूसरे की तरफ देखते हुए कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ जीवन में तो तुमने भी क्या उखाड़ लिया। मतलब इस तरीके की मुस्कान होती है ना, व्यंग्य वाली। तो ऐसी मुस्कान इनकी है, प्रेमचंद की। तो राइटर ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारी व्यंग्य भरी मुस्कान है, ये क्या कहना चाहती है मुझसे? क्या होरी का गोदान हो गया? गोदान अभी जो बताया था मैंने आपको। क्या पूस की रात भी इन्होंने लिखी है। मैं नील गाय हल्कू का खेत चर गई। क्या सुजात भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सके? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। तो इन्होंने अलग अलग जो इनकी किताबें हैं ना प्रेमचंद की, उनके बारे में लिख दिया। मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ, कैसे फट गया है। मेरी जनता के लेखक, तो इन्हें जनता का लेखक कहा जाता था, लोगों के बारे में लिखा करते थे प्रेमचंद। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? तो कहते हैं तुम्हारा जूता फटा कैसे? इतने चक्कर काटे हैं तुमने? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? तो ये आगे बताते हैं, तगादा दिए हुए रुपये आदि की मांग। तो अगर बनिए तुमसे पैसे ना मांग ले, इसलिए इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया। ये देखिए प्रेमचंद का फटा जूता, ये रहा। फिर आगे कहते हैं, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दात का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। तो ये कहते हैं कि जूता जो है चलने से वो कभी फटता नहीं है, बल्कि ज़्यादा चलने से जो है जूता घिस जाता है, बट फटता थोड़ी ना है। आगे बताते हैं, कुंभन दास ईश्वर के दास के बारे में बात कर रहे हैं। फतेहपुरी सीकरी के चक्कर आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहैये घिस गई, बिसरो गए हरि नाम। तो आने जाने में जो है जूता घिस गया और जो हरि नाम है वो करना रह गया। इस तरीके की बातें ये कहते हैं। बिसरो हरि ज्ञान, विसर भूल ही गया। इधर उधर आने जाने में, चक्कर लगाने में जूते मेरे घिसते रहे, और हरि का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना तो मैं भूल ही गया। तो जूता जो है वो आने जाने से घिसता है, चलने से जूता घिसता है, जूता फटता नहीं है। फिर आगे कहते हैं, और ऐसा बोलकर दोनों के लिए कहा गया, जिसके जूते दुख उपजत, जिसके देखे दुख उपजत है, तिनबो करबो परई सलाम। तो ये कहते हैं कि जिनको देखने से दुख उपजता है, जिनको देखने से दुखी मतलब मन दुखता है, उनको भी हम लोगों को सलाम करना पड़ता है। इस तरीके की बातें राइटर कहते हैं। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता फटा कैसे है, ये पूछ रहे होते हैं। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई
टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तो ये कहते हैं कि जूता घिसने से नहीं फटता है, जूता फटता है उस पर ठोकर मारने से। तो तुमने शायद ना ठोकरें मारी हैं बहुत ज़्यादा, तुमने इतनी ज़्यादा ठोकरें मारी किसी चीज़ पर, ऐसी चीज़ पर जिसकी परत तुम्हारे जूते पर, या फिर जिसकी परत किसी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से जम गई हो, और तुमने उस पर इतना जूता मारा, इतना जूता मारा कि जूता मारने से वो क्या हो गया, वो तुम्हारा जूता ही फट गया। तो ये कहते हैं कि तुमने समाज की, इसका अर्थात क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब निकलता है कि प्रेमचंद के जूते आजमाने का कोई विशेष, एक सेकेंड ना, परत दर परत जमने वाली चीज़, तो ये है सामाजिक रूढ़ियाँ। सामाजिक रूढ़ियाँ का मतलब है कि जो समाज की बुराइयां हैं वो सब बहुत ही समय से, लंबे समय से चली आ रही हैं, तुमने उनको ठोकर मारने की कोशिश की है। यह प्रेमचंद के समय का कटुट जो कड़वा सच है वो बताते हैं। धर्म के नाम पर शोषण चरम पर था, क्योंकि मैंने आपको गोदान के बारे में बताया है ना, उसमें पंडित मतलब पैसे मांगने के चक्कर में एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, उससे कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, अब तुम्हें गाय का दान करना पड़ेगा। तो उस पर्सन की वाइफ कहती है कि ये मेरे पास एक ही कपड़े का टुकड़ा बचा हुआ है, इसी को ही गोदान माना जाए। तो इतना ज़्यादा धर्म के नाम पर शोषण होता था लोगों का, उसके बारे में ये बात करते हैं। और औरतों का सेवा कुंज है, मतलब इनकी काफ़ी सारी नॉवेल्स है उसमें कि औरतों के साथ कितना ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। तो इस सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा लिखा करते थे प्रेमचंद। दूसरी ओर महाजन किसानों गरीबों से बेकार करवाते हैं। जो महाजन हैं, बड़े बड़े वो हैं ज़मींदार, वो किसानों से काम करवाते हैं बिना पैसे दिए। और चारों ओर अशिक्षा और भुखमरी, हर तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं है। इस सब के ऊपर अंग्रेज़ जो है वो और ज़्यादा जुर्म ढा रहे हैं। दुर्भाग्य जैसे गरीब जनता के सामने आकर जम गया है। तो जूतों की परत जो है ना, वो दुर्भाग्य है जो कि गरीबों पर आकर के पड़ गया है। और ये कहते हैं कि प्रेमचंद उसको ठोकर मार मार के हटाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनका जूता फट गया है। तुम उसे बचाकर अपनी बगल से भी तो निकल सकते थे। तो कहते हैं कि जो सामने पत्थर पड़ा हुआ था, ये सामाजिक रूढ़ी वो थी मान्यताएं, इनसे तुम साइड से निकल सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। टीलों से समझौता भी तो हो सकता है, सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तो कहते हैं सारी नदियाँ पहाड़ नहीं फोड़ती हैं, मतलब हर कोई थोड़ी ना इन रूढ़ीवादी लोगों से, ये समाज में जो ऊपुच्चे बने बैठे हैं, इनसे टक्कर लेने को तैयार हो जाता है। तुमने क्यों तुमने ऐसा किया? तुम समझौता नहीं कर सकते थे क्या? क्या तुम्हारी भी वह कमज़ोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमज़ोरी, क्या जो होरी इनकी बुक का एक कैरेक्टर है। तो ये कहते हैं क्या होरी ने जो नाम धर्म करने की कमज़ोरी थी, उसकी अपना भी पैसा दूसरे को दे देने की कमज़ोरी थी, क्या तुम्हारे में भी वही कमज़ोरी है कि दूसरों का भला करो चाहे अपना बुरा हो जाए? नेक धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तो ये कहते हैं कि जैसे तुम इस जो पिक्चर है तुम इसमें मुस्कुरा रहे हो, तो दूसरों के लिए काम करना तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं थी, तुम्हारा बंधन नहीं था, बल्कि उससे तो तुम्हें फ्रीडम मिली, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो ये कहते हैं कि जिसको तुम घृणित, जिसको तुम समझते हो कि ये बहुत ही घटिया इंसान है, उसकी तरफ तुम हाथ की उंगली से नहीं पाँव की उंगली से इशारा कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा जूता फटा हुआ है। क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुम्हारा जूता फाड़ दिया? तो क्या तुम उनकी तरफ देख रहे हो, उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हो जिन्होंने समाज की कुरीतियों से समाज को दबा रखा है, ख़त्म करने की कगार पर ला रखा है? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। व्यंग्य मतलब दूसरों पर हंसने वाली, कि तुम समाज के लुटेरो, तुमने समाज को बर्बाद कर दिया है, पर समाज ठीक ज़रूर होगा। तुम मुझ पर या सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? तो ये कहते हैं राइटर प्रेमचंद ने तो अपनी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके ऊपर व्यंग करके, उनके ऊपर प्रहार करके अपना तलवा बचा लिया। अपनी उंगली उन्होंने भले ही उनकी बाहर निकल गई, पर उन्होंने अपना तलवा बचा लिया। तो प्रेमचंद अपनी मुस्कान से लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, राइटर पर भी कर रहे हैं कि मैंने तो भले ही अपनी उंगली
अपना जूता कुर्बान कर दिया, अपनी उंगली बाहर निकाली जूते के, मगर मैंने अपने तलवा बचा लिया, तो मैं चल सकता हूँ। और ये दूसरे लोग जो अपना तलवा घिसाए चले हैं, ये चल कैसे पाएंगे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। तो राइटर कहते हैं ये तुम्हारी जो उंगली का इशारा है, जो उन लोगों पर इशारा कर रही है, जिन्हें तुम बहुत ही नीचा समझते हो, तुम उन्हें हाथ की नहीं पैर की उंगली दिखाना चाहते हो, पैर की उंगली का इशारा, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान, तुम्हारा फटा जूता, सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे से समझता हूँ। तो ये हमारा बहुत प्यारा सा चैप्टर था, जिसमें बहुत अच्छे से हमें समाज की कुरीतियों के बारे में समझाया गया है, उस समय जो इंडिपेंडेंस से पहले की थी। हो गया चैप्टर कंप्लीट। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।